Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube platform of UC Academy. योद्धा सीरीज की अगले लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी प्रीवियस लेक्चर जो बहुत डिटेल में हमने इमरजेंसी प्रोविजन को देखा, हमने पार्लियामेंट्री कंट्रोल मेथड्स को देखा, डिफरेंट मोशन डिस्कशन, हर एक चीज बहुत एक इलाबोरेटेड वे में डिस्कस कर लिया। आज की लेक्चर हमारी एक ऐसी लेक्चर है जिसपे यूपीएससी का हमेशा एक अलग से फोकस हमेशा रहता है। आज की लेक्चर हमारी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। अब ये लेक्चर आपको दिख तो रहा होगा कि ये लेक्चर है क्या, और इस लेक्चर से अगर आप देखोगे तो ऐसे टॉपिक से हर साल या ऑल्टरनेट ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसी टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। टुडेज टॉपिक इज ऑन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992। सो आज की लेक्चर में हम लोग पूरी जो भी हमारी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड बातें हैं, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो जाए या वो अर्बन लोकल बॉडीज हो जाए, इनके बारे में डिटेल्ड में सारी बातें करेंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे और भी बहुत सारी बातें करना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। हमारी योद्धा सीरीज तो YouTube पे रन कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको YouTube में हम लोग वो फीचर नहीं दे सकते हैं या YouTube में वो चीजें पॉसिबल हैं ही नहीं। जैसे अगर आप CAPF की बात करोगे तो यहां पे इंपॉर्टेंस CAPF के अंदर पेपर 2 बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि इसके अंदर पूरी आंसर राइटिंग की बातें होती है। वो ऐसे हो गया, वो रिपोर्ट हो गया, वो प्रिसाइज राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। सो इसी चीज को ध्यान रखते हुए और पेपर 1 के एक डिटेल्ड क्लासेस को ध्यान रखते हुए हमारी यूसी एकेडमी की टीम ने एक फाउंडेशन बैच लाया, एक पेड फाउंडेशन बैच लाया, जो हमारी जो फ्री योद्धा सीरीज चल रही है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसे? इसमें ऑलमोस्ट 200+ आवर्स की आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों बहुत अच्छे से क्लासेस रन कर भी रही हैं और आगे करेंगी भी। साथ ही साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होंगी, एक डेडिकेटेड इनके लिए आपको एक्सपर्ट फैकल्टी भी मिलेंगे। साथ ही साथ पेपर 2 की आंसर राइटिंग पे हमारी मेजर फोकस रहेंगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो हैंड आउट हो जाए, क्लास नोट्स हो जाए, शॉर्ट नोट्स हो जाए, एक्टिव रिकॉलिंग सीट्स हो जाए, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म दैट इज यूसी एकेडमी के ऊपर ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ आप हमारे जो भी डेडिकेटेड फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं, उनसे भी आप हमारी टच में रह सकते हो। वो ऑफलाइन भी विजिट करके आप मीट कर सकते हो या हमारे थ्रू आप कॉल पे या मैसेज पे भी बातें कर सकते हो। सो ये सारी फीचर जहां पे पेपर 1 पेपर 2 आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यूसी एकेडमी की है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। अगर आप योद्धा सीरीज फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप इस बैच के फीचर को जरूर देखें, इसे आप जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करें। अब हम लोग बात करते हैं अपने आज की लेक्चर के से रिलेटेड, जाती है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले हम लोग इनका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, उससे पहले कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। अब ये डिवीजन ऑफ पावर है क्या? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टर्म पढ़ा था दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, उसे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश भी की थी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक टर्म देखेंगे दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। अब आप एक हायरार्की कंसीडर कर लो, एक पिरामिड कंसीडर कर लो, जिसके आप टॉप पोस्ट में देखोगे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। कौन बैठे हुए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन उसके नीचे आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्टेट गवर्नमेंट। देन उसके नीचे आपको दिखेगा आपके लोकल गवर्नमेंट। जैसे आपने इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम के अंदर देखते आ रहे होंगे या देखेंगे जब हमारे साथ पढ़ेंगे,
सो सेम चीज है, आपको यहां भी एक हायरार्की देखने को मिलेगा, जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो मोस्ट पावरफुल होगी, मेजॉरिटी ऑफ एंट्रीज जो लिस्ट के अंदर होती है वो सारी इन्हीं के पास होगी। देन इसके बाद जो पावरफुल देखने को मिलेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। सो यही देखने को मिलता है आपको डिवीजन ऑफ पावर के अंदर, जहां पे जो टॉप मोस्ट होता है वो अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है, वो अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को देता है। सो हमारी लेक्चर इसके ऊपर है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, और यही भी आपकी डिवीजन ऑफ पावर के अंदर आता है, जहां पे एक हायरार्की के हेल्प से टॉप से बॉटम लेवल तक कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? आप सेंट्रलाइजेशन टर्म सुने होंगे, जहां पे आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हो कि स्टेट के पास और यू कह लो लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ पावर ही नहीं है, सारे पावर सेंटर रख रहे, वो सेंटर कुछ कुछ पावर स्टेट को, देन स्टेट से लोकल गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन जब ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइजेशन पे आती है, या यू कह लो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बातें करते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक शेयरिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है बिटवीन योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड योर स्टेट गवर्नमेंट। देन स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर आपकी लोकल गवर्नमेंट तक जाती है, सो उसे ही हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसके हेल्प से एक ग्रासरूट लेवल तक इस पावर का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर डराइव कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे पावर एक जनरल पब्लिक के लिए लिखी हुई है, उसकी एसेंस, उसका फ्लेवर आपके पूरे लोकल बॉडीज तक जाए, या यूं कह लो एक ग्रासरूट सिस्टम तक जाए। इसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप ये टर्म आपको समझ में आ रहा हो कि आज की लेक्चर हमारी होने वाली क्या है, हम लोग पढ़ने वाले क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम लोग बात करते हैं अपनी आज की लेक्चर की, जिसमें हम लोग लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ बैकग्राउंड कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए क्यों, और कौन कौन से इससे रिलेटेड कमिटीज भी हैं। कभी कभी अरेंज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है बलवंत राय मेहता कमेटी इन द ईयर 1957, जो ये कहते थे कि एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनेगा, 3 टियर स्ट्रक्चर बनेगा फॉर व्हाट? फॉर लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी 3 टियर स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आप अगर संविधान की बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा कि सबसे ऊपर सेंटर, देन उससे नीचे आपकी स्टेट गवर्नमेंट, देन इससे नीचे आपके लोकल गवर्नमेंट, एक पिरामिड के फॉर्म में देखने को मिल रहा। लेकिन जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करोगे तो वहां भी आपको 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल सबसे बॉटम में ग्रासरूट लेवल तक आपकी ग्राम पंचायत होगी, विलेज लेवल पे, उसके ऊपर लेवल पे ब्लॉक लेवल पे बात होगी, मंडल लेवल पे बात होगी, देन उसके ऊपर आपकी जिला परिषद की बात होगी, जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात होगी। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हो कि हायरार्की हर जगह है। जुडिशरी ले लो आप, शेयरिंग ऑफ पावर के अंदर ले लो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देन उसके नीचे आप बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन, जब ग्रासरूट लेवल की बात कर रहे हो, सो वहां भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गई बलवंत राय मेहता जी की बात इन द ईयर 1957। देन यहां पे बात करते हैं हम लोग सेकंड, अशोक मेहता कमेटी इन द ईयर 1977। जो 1977 की अशोक मेहता कमेटी बात करती है 2 टियर सिस्टम की। किसकी बात करती है? 2 टियर सिस्टम की बात करती है गवर्नमेंट के अंदर, यू कह लो डिसेंट्रलाइजेशन लोकल बॉडीज के अंदर। और साथ ही साथ ये बात करती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू दी लोकल बॉडीज, की मैक्सिमम फाइनेंशियल कंट्रोल आप लोकल बॉडीज को दे, म्युनिसिपैलिटी को दे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे, अर्बन लोकल बॉडीज को दे। इज इट क्लियर? आई होप ये सारी चीजें समझ में आपको आ रही होगी। देन उसके बाद आपकी GVK राव कमेटी आते हैं, ये फिर से एम्फसाइज करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट पे, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट पे की स्ट्रेटजी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे उनसे कंसीडर करें, उसे आप कंसीडर करें, और डिसेंट्रलाइजेशन आप यहां भी करें। यही बात कहता है GVK राव कमिटीज इन द ईयर 1985। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर LM सिंघवी कमिटी इन द ईयर 1986, जो बात कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे देगा। किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन किसे देने को? आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज को देने की बात। देन यहीं से एक असली गेम शुरू होता है, दैट इज
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज। इसी के बाद इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है इन द ईयर 1992 बाय द हेल्प ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। सो अगर हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, देन उसके बाद अगर हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, सो दोनों को उनकी रिकॉग्निशन मिली, उनको संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। ठीक है। ये इफेक्ट हुआ 24th ऑफ अप्रैल 1993 से। इज इट क्लियर? देन ये आपका इफेक्ट हुआ 1st ऑफ जून 1993 से। ठीक है। साथ ही साथ संवैधानिक दर्जा मिला तो इनके लिए आया 11th शेड्यूल, एड ऑन हुआ शेड्यूल। इनके लिए आया 12th शेड्यूल। पार्ट में भी चेंजेस हुए। इनके लिए आया पार्ट 9, इनके लिए आया पार्ट 9A। ठीक है। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया। 24 अप्रैल 1993 आया, ये इंप्लीमेंट हुआ, इनफोर्स में आया। 11th शेड्यूल इनके लिए लाया गया, पार्ट 9 लाया गया। साथ ही साथ टोटल ऑफ 29 सब्जेक्ट इनको दिया गया स्टेट लिस्ट से निकालकर, जिसके ऊपर अब आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम करेगी। जब बात करते हैं हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज की, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। 1st जून 1993 से इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ। 12th शेड्यूल लाया गया। इनके अंदर इनको 18 लिस्ट दी गई जिसके ऊपर ये काम कर सकते हैं, 18 सब्जेक्ट दी गई। देन उसके बाद पार्ट 9A भी इनके लाया गया। और यहां से क्वेश्चन 2024 के अंदर CSE एग्जाम में पूछा गया था। तो ये बहुत एक फेवरेट टॉपिक है आपके यूपीएससी, पूरे यूपीएससी का। तो आप ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ और। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अर्बन लोकल बॉडीज का। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बात करता है। तो सबसे पहला पॉइंट देता है 3 टियर स्ट्रक्चर का। एक होंगे जो आपके विलेज लेवल पे होंगे, जिसे आप ग्राम पंचायत कहोगे। क्या कहोगे उसे? आप ग्राम पंचायत कहोगे। देन आपके ब्लॉक लेवल पे होंगे, जिसे आप पंचायत समिति कहोगे, पंचायत समिति कहोगे। देन इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, जिसे आप जिला परिषद भी कहोगे। क्या कहोगे आप? जिला परिषद भी कहोगे। सो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत। साथ ही साथ इनकी भी डायरेक्ट इलेक्शन होती है। ऑल मेंबर्स एट ऑल 3 levels आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इज इट क्लियर? सो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। चेयरपर्सन की बात करें, उससे चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ध्यान रखना, चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, एक्सेप्ट योर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट योर ग्राम पंचायत। ध्यान रखना, तीनों पॉइंट ध्यान रखोगे। 3 टियर विलेज, 3 टियर स्ट्रक्चर, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट,
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, देन योर डायरेक्ट इलेक्शन, ऑल मेंबर्स आर इन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, देन योर चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एक्सेप्ट योर ग्राम पंचायत। पॉइंट ध्यान रखना, 5 ईयर की इनकी एक फिक्स टेन्योर होती है, लेकिन ये फिक्स टेन्योर नहीं होती है, उससे पहले भी हाउस चाहे तो डिसॉल्व हो सकती है। जो भी समिति, जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो सकती है, और जब इनका फिर से री इलेक्शन होगा, सो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, जैसे आपके लोकसभा के अंदर होते हैं, कि सपोज कर लो कि 5, एक हाइपोथेटिकल कि 5 इयर्स का इनका टर्म होता है। सपोज कर लो लोकसभा और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 3 साल के बाद उनकी हाउस डिसॉल्व हो जाए, तो एक फ्रेश इलेक्शन होगा विद इन 6 मंथ, और जब 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होगा, सो जब ये फिर से री इलेक्ट कोई भी पार्टी होगी, सो वहां से वो फिर से 5 इयर्स के लिए कंटिन्यू करेगी। लेकिन ये सेम चीज आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर फॉलो नहीं होता है, ना ही ये अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर फॉलो होता है। अगर सपोज कर लो 3 साल के अंदर हाउस डिसॉल्व हो गई या वो बॉडी गिर गई, देन अगर फिर से इलेक्शन होगा विद इन 6 मंथ, सो जो भी रिमेनिंग ड्यूरेशन होगा 2 इयर्स, बस उतना ही वो हाउस सर्व करेगी, उतना ही वो इलेक्टेड बॉडी सर्व करेगी, देन फिर से री इलेक्शन, एक फ्रेश इलेक्शन फिर से होगा। तो ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखना 5 ईयर टर्म्स में, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। रिजर्वेशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST, SC ST कहीं कहीं स्टेट में OBC के लिए भी है, देन 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन, किसी किसी स्टेट के अंदर 50% है। फॉर एग्जांपल योर बिहार के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर 50% सीट रिजर्व्ड है। सो ये सारी फीचर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से रिलेटेड फीचर है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, होने से आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और कुछ अगर बात करें हम लोग, अब बात करते हैं कि एक होती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज आर्टिकल 324। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मींस व्हाट, उनके लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल्स होंगे, वो आपके संविधान के अंदर मेंशन होगी, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे अगर हम लोग 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हेल्प से इन द ईयर 1992 हमने अर्बन लोकल बॉडीज बनाया, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया। सो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक डेडिकेटेड आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। ये कौन करेंगे, ये आपके गवर्नर के ही हाथ में होती है ये सारी चीजें। जैसे हमने वहां पे देखा पंचायत सेंटर के लेवल के प्रेसिडेंट करते हैं, यहां पे आपकी गवर्नर करती है। और ये चीज भी समझने वाली बात है कि ये जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती है आपकी लोकल बॉडीज का, इसको ध्यान रखना। ऐसा आप नहीं समझना कि स्टेट इलेक्शन बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बॉडी है सो ये इलेक्शन कराएगी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन करवाती है आपकी किसकी, ये इलेक्शन कराती है लोकल बॉडीज का, ठीक है। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के एक डेडिकेटेड आर्टिकल है आपकी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगी आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंशन इन आर्टिकल 243 के कि पंचायती राज कमेटी का, जो पंचायती राज बॉडी है, उसका इलेक्शन करवाएगी आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 ईयर में गठन होगा। कौन करेगा, गवर्नर करेंगे। डेडिकेटेड आर्टिकल है 243I, ऊपर आपने देखा 243 के, यहां है 243I, जो बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, जो गठन होगा गवर्नर के द्वारा 5 साल में, जो वही बात करेगा जो आपकी फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 करती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम बात करेगा कि अब स्टेट से कैसे पैसा निकालकर आपके लोकल बॉडीज को दिया जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया जाए, यही बात करता है ये।
आई होप ये सारी बातें क्लियर होगी। देन प्लानिंग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बैठती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज होती हैं, जिसके चेयरपर्सन खुद आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 243K 243I। आगे कुछ और बात करें, 11 शेड्यूल इसके लिए मेंशन है, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट हैं। 29 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। जैसे आपकी एग्रीकल्चर हो गई, कुछ कुछ एग्जांपल है, सारे आपको ध्यान नहीं रखना है। 29 सब्जेक्ट आप ध्यान रख भी नहीं सकते हो। एग्रीकल्चर हो गई, योर लोकल हाउसिंग हो गई, फिशरीज हो गई, लोकल एजुकेशन से रिलेटेड बात हो गए, पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड बातें कर लो। ये सारे आपको यहां पे शेड्यूल में 11 शेड्यूल में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर ये सारी बातें होती हैं। अगर पार्टिसिपेशन की बात करोगे तो ग्राम सभा पार्टिसिपेट करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। यही बात कहता है आर्टिकल 243A। ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन होता है अंडर आर्टिकल 243A आपकी पंचायती राज सिस्टम के अंदर, बिल्कुल ग्राम पंचायत के अंदर, जिसके अंदर जो भी उस पर्टिकुलर विलेज के एडल्ट मेंबर होते हैं वो सारे उसके मेंबर होते हैं। एडल्ट मेंबर्स विथ व्हाट, जिसके पास उनकी वोटिंग राइट है, वही वहां के एडल्ट मेंबर्स होते हैं, जो एडल्ट वोटर्स होते हैं। तो ये भी आपको एक डायरेक्ट इलेक्शन ही दिखा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग, 11 शेड्यूल, पार्टिसिपेशन, एक अलग से आया दैट इज पार्ट 9। पार्ट 9 को भी आप ध्यान रखोगे, जैसे पार्ट 1 2 3 4 5 से हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे पार्ट 9 को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एम आई क्लियर टिल हियर? नाउ अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ, अब आर्टिकल्स ही हैं, वैसे इसको भी आप देख सकते हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप इसको एक्टिव रिकॉलिंग सीट जिस पे हमारी बात होती है उसको आप जरूर करना। सो आर्टिकल अंडर पार्ट 9 243 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन देता है। 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, एडल्ट मेंबर्स के बारे में बताता है जो एडल्ट्स वहां के वोटर्स हैं। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बताता है, पंचायत का गठन के बारे में बताता है। 243C to D कंपोजिशन बताता है कि कंपोजिशन कौन कौन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन मेथड के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। रिजर्वेशन बताता है 243D, SC ST का रिजर्वेशन उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, वुमेन का रिजर्वेशन, किसी किसी स्टेट के अंदर OBC का भी रिजर्वेशन होती है। ठीक है, D से रिजर्वेशन, C से कंपोजिशन। 243A ड्यूरेशन बताता है उस पर्टिकुलर पंचायती राज का कि 5 इयर्स के ड्यूरेशन होते हैं। 243F डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। 243F क्या बताता है? डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर 21 साल तक नहीं हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 243G क्या बताता है? 243G पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। सो ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक ही जगह करवा रहा हूं आपके कन्वीनियंट के लिए। 243G पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। देन नेक्स्ट इज 243H फाइनेंसेस ऑफ पंचायत, कि उनकी फाइनेंशियल सोर्सेस क्या क्या होंगी। देखते हो ना छोटा मोटा विलेज में कैसे टैक्स लिया जाता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मार्केट टैक्स होता है, हाउस होल्डिंग टैक्सेस होता है, तो ये सब इनकी फाइनेंस का सोर्स है, फाइनेंस ऑफ पंचायत। 243H। 243I टॉक्स अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो 5 साल में गवर्नर के द्वारा गठन होगी, जो वही करेगी जो आपकी फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 करती है, लेकिन वो सेंटर स्टेट के बीच में करती है। अब यहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीच में रिलेशन क्रिएट करेगी। देन आपकी 243J ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, स्टेट की भी तो वहां की भी तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की भी तो ऑडिट होगी अकाउंट्स की, तो यही बात कहता है आर्टिकल 243J। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 243K टॉक्स अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन के लिए ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, दैट इज 243K टॉक्स अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन 243LNO मिसलेनियस प्रोविजन, इसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो ये सारी पॉइंट है नोट डाउन, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा अभी फिर से कि आप इसे जरूर नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपको देखने को जरूर कभी भी मिल सकता है।
आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मैं जो भी आपको आर्टिकल्स अंडर पार्ट 9 बताया हूं, ये सारी आपको क्लियर होगी। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, ये यहां तक हमारी हो गई 73rd पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सारी बातें। अब हमारी जो बात होगी वो बात होगी आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किसकी बात होगी अब हमारी? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने ऑलरेडी देख लिया कि पार्ट 9A शेड्यूल 12 आया, शेड्यूल 12 आया, पार्ट 9A आया। कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से मिला, जो अर्बन लोकल बॉडीज का एक स्टेट के अंदर गठन करता है, जिसके अंदर सेम वैसे ही हम लोग देखने जा रहे जैसे हमने ऊपर देखा था। सो अगर हम लोग अब इनकी 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वन इज योर नगर पंचायत। नगर पंचायत जहां पे विलेज खत्म होती है और जहां से अर्बन लोकल बॉडी शुरू होता है, जहां से विलेज खत्म होगी, जहां से अर्बन लोकल बॉडी शुरू होगा, सो उनके बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है, जो ट्रांजिशनल एरियाज होता है, उसे हम लोग यहां कवर करते हैं नगर पंचायत के अंदर। देन उसके बाद आती है आपकी म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल जो उनसे बड़ा होगा, नगर पंचायत से बड़ा होगा म्युनिसिपल काउंसिल, जो अर्बन एरियाज के अंदर आएगा। देन हम लोग बात करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सो ये 3 होती है। जैसे हमने वहां देखा ना कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आपकी विलेज पंचायत हो गई, देन उसके ऊपर आपकी पंचायत समिति हो रही है, एक मंडल समिति हो रही है जो ब्लॉक लेवल पे, देन उसके ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत देखने को मिल रहा, जिला परिषद देखने को मिल रहा। सेम वैसे ही है, बिल्कुल ग्रास रूट पे नगर पंचायत जहां पे ट्रांजिशन हो रही है, उससे ऊपर जाएंगे पॉपुलेशन बढ़ेगी म्युनिसिपल काउंसिल, देन उससे ऊपर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इज इट क्लियर? सो अगर कंपोजिशन की यहां बात करें, सो कंपोजिशन यहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर भी इसके पास होते हैं, जैसे एमपी हो गए, एमएलएज हो गए, ये सारे भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं, सो इसको ध्यान रखना है। 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड योर कंपोजिशन, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे, जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, सारे ये भी इंक्लूड होते हैं। अगर टेन्योर की बात करें, तो टेन्योर इनका भी 5 इयर्स का होता है, और सेम यहां पे वही प्रोविजन है जो हमने ऊपर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा था कि जितने समय सपोज जल्दी अर्ली डिसॉल्व हो जाती है, सो जब वो री इलेक्टेड विद इन 6 मंथ होगी, सो उतना ही सर्व करेगी कि उतना में 5 इयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, देन एक फ्रेश इलेक्शन होगी। बिल्कुल वहां आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और आपकी लोकसभा के तहत नहीं होती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देन रिजर्वेशन की बात करें, सो रिजर्वेशन फिर से वही है, एससी एसटी का उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एससी एसटी का उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वुमेन को 1/3, यही है यहां भी, और कोई किसी तरह का डिफरेंसेस यहां भी वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वार्ड कमेटी के बारे में बात करेंगे, सो जहां की पॉपुलेशन मोर देन 3 लाख है, वहां पे आपको वार्ड कमिटीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वार्ड कमिटीज। यही बात कहता है आर्टिकल 243S। आर्टिकल 243S टॉक्स अबाउट वार्ड कमिटीज। जहां की पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वार्ड कमिटीज देखने को मिलेगा। सो ये 5 जो फीचर मैंने आपको यहां बताया, 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, कंपोजिशन, टेन्योर, रिजर्वेशन एंड वार्ड कमिटीज, इसको आप जरूर ध्यान रखोगे। अब हम लोग फिर कुछ और इसके फीचर देखते हैं।
ऐसे ही हमें सारे टॉपिक को इस योद्धा सीरीज के अंदर कंप्लीट होगा। आप हमारी टीम पे जरूर ट्रस्ट करना, हम लोग हर एक चीज वो कवर करेंगे जो आपकी एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछता है। थीम वाइज हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब बस यहां पे डिस्कशन चल रही है। फाइनेंस की बात करेंगे, सेम वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होगा गवर्नर के द्वारा, जो वही काम करेगी जो आपकी फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 करती है। वैसे यहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन है, यहां पे बात हो रही है कि उनका फाइनेंस का सोर्स क्या है। सो फाइनेंस का सोर्स अगर आप देख रहे हो, सो फाइनेंस का सोर्स वही है जो हमने कुछ कुछ चीजें वहां भी देखी, जैसे मार्केट हो गई, हाउस होल्डिंग हो गई, वाटर से रिलेटेड हो गया जो वाटर टैक्सेस लगता है, यही सब है छोटे छोटे। और जैसे आप देखते हो कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर आप गाड़ी लगाने जाते हो तो आपसे 10 रुपए 20 रुपए ये सब चार्जेस लगता है, पार्किंग चार्जेस, तो वो सब भी इसी के अंदर आता है। टेंडर निकलता है, ये सब कभी आपने ये सब चीजें देखी होगी, पार्किंग चार्जेस, तो ये सब इनका फाइनेंस का सोर्स होता है। जो भी वहां के जो टैक्सेस सिस्टम है, जो भी ये सारे उनके सोर्स होते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर के द्वारा गठन होता है हर 5 साल में। जैसे आपकी फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 होता है, वैसे ही यहां पे ये सारी होती है, सेम एज पंचायत, जो जैसे पंचायत की होती है वैसे यहां होती है। अर्बन प्लानिंग की बात करोगे सो ये भी होता है। अर्बन प्लानिंग एक बहुत बड़ा चीज है, 12th शेड्यूल के अंदर सेपरेटली मेंशन्ड है इसके बारे में। 12th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? आपके अर्बन लोकल बॉडीज का, जिसके अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट आती है, जिसमें से अर्बन लोकल प्लानिंग का बात भी चलता है। अर्बन लोकल जो बॉडी है उनकी भी प्लानिंग से रिलेटेड बातें चलती हैं, कि जैसे वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज क्या क्या होंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, मार्केट सिस्टम की बात कर लो, सैनिटेशन की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, स्लम इंप्रूवमेंट कैसे होगा या वाटर सप्लाई कैसे होगी, ये सारे इस अर्बन प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? जो चीजें आप फेस करते हो डेली लाइफ से, आप उससे इंटरैक्ट करके देखो, आप उस चीज को इंटरलिंक करके देखो, आप चीजें समझ जाओगे। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी। सो आर्टिकल 243 ZD एंड 243 ZE दोनों बात करता है डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी का, टू इंटीग्रेट लोकल एंड स्टेट प्लान। दैट मींस जो भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ प्लान कर रही है, सो उसे उस पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडीज तक पहुंचाने के लिए ही डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी का गठन होता है अंडर आर्टिकल 243 ZD एंड 243 ZE। इससे आप जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज। देन उसके बाद आती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात। वही बात आती है जो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा था। यहां पे बस आर्टिकल आती है 243 ZA, जो बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, कि स्टेट इलेक्शन के लिए भी जो इलेक्शन का गठन होता है गवर्नर के द्वारा, जो इलेक्शन कराती किसकी? आपकी अर्बन लोकल बॉडीज का। ऊपर हमने देखा था किसका? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। सो यहां पे हम लोग देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज का, ठीक है? सो अगर आर्टिकल बात करें अंडर पार्ट 9A, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हो 243P जो अर्बन लोकल बॉडीज का डेफिनेशन दे रहा, 243Q जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी के, म्युनिसिपैलिटी का गठन कैसे होगा। 243R टू 243T जो बात करता है कंपोजिशन का, बात करता है रिजर्वेशन का। R बात करता है कंपोजिशन का, T बात करता है रिजर्वेशन का। आप एक्टिव रिकॉलिंग सीट के अंदर बिल्कुल एक पेपर लेना, A4 पेपर, 20 से डिवाइड करना, इक्वली लाइन काटना, इधर पूरी तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना, इधर आप अर्बन लोकल बॉडीज को लिखना, दोनों को आप डिफरेंशिएट करना। ये पॉइंट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने ऊपर कमिटी बताया है, इतना पॉइंट ध्यान रखना, आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम के समय ही देखनी होगी। 243U ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, उस पर्टिकुलर जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है उनके ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। 243V टू 243W ये बात करता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन का। W बात करता है पावर का। जैसे वहां पे 243 हमने देखा था पावर से रिलेटेड, यहां बात हो रही है 243W जो पावर के बारे में बता रहा। नेक्स्ट इज 243X एंड Y। X बात करता है फाइनेंस से रिलेटेड, Y बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड।
एक्स किसके बारे में बात कर रहा है? फाइनेंस की, उनकी रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या होंगी। वहीं आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है 243Y। इज इट क्लियर? देन 243ZA हमने ऊपर देखा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहा। देन 243ZB टू 243ZZ ये बात करता है आपका मिसलीनियस प्रोविजन का, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो ये दोनों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप सिर्फ देख रहे हो कि हम लोग बस डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, हम लोग चीजों को बोर्ड पे लिख भी रहे हैं। सेम चीजें आपको भी करना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दोनों साइड ये सारी चीजें लिखते चलनी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों के प्रोविजन आर्टिकल्स लिखने हैं, सबके प्रोविजन सेम ही है, बस आर्टिकल डिफरेंशिएट करा, वो आपको लिखते चलना है। दोनों की फंक्शनैलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहीं पे आपकी ग्राम पंचायत, मंडल कमीशन जो आपकी मंडल परिषद है, देन उसके जिला परिषद, ये सारे को आप डिफरेंशिएट करके अगर A4 साइज के अंदर ही लिख दोगे, आपका काम इजीली हो जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम लोग कुछ इसके अंदर देख लेते हैं। इसमें से आप कुछ भी, मैं आपसे ये आपको मैं ये मतलब एक तरीके से कमांड भी दे रहा हूं कि आप इसे ऑर्डर याद नहीं करना, आप इसे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस आप लेकिन बस देख लो कि 11th एंड 12th शेड्यूल के अंदर क्या क्या आते हैं। फंक्शंस डोमेन। सो 11th शेड्यूल बात करता है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, जिसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। वो 29 सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर हो गई, लैंड रिफॉर्म हो गई, माइनर इरिगेशन हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, योर फिशरीज, रूरल हाउसिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कुछ अदर। टोटल 29 प्रोविजंस होते हैं, 29 फंक्शन होते हैं आपके शेड्यूल 12 के अंदर, शेड्यूल 11 के अंदर, सॉरी शेड्यूल 12 जो है ये आपकी किसकी बात करता है? अर्बन लोकल बॉडीज का। देन आता है आपका 12th शेड्यूल जो बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज का, जिसके अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। जैसे आपकी अर्बन प्लानिंग है, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन एंड फायर सर्विसेज है, पब्लिक हेल्थ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन फॉरेस्ट्री, स्लम इंप्रूवमेंट, जो भी इशू अर्बन लोकल एरिया में देखने को मिल रहा है उनका सॉल्यूशन यहां होगा। दैट्स इट। रोड्स, ब्रिज, स्ट्रीट लाइटिंग, अर्बन प्लान, पॉवर्टी एलिवेशन, कैटल पाउंड एंड अदर, टोटल 18 है। सो दोनों को बस एक बार आप देख लेना, एक नजर से देख लेना, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, कुछ देख लेते हैं फाइनेंशियल प्रोविजंस एंड इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ये सारी बातें हमारी ऊपर हो चुकी है, बट मैं एक एक करके ये चीजों को दिखाना चाहूंगा ताकि आपको इजीली ये सारी चीजें भी याद हो सके। सो अगर हम लोग फाइनेंशियल प्रोविजन के बारे में देखेंगे, सो पंचायत कह लो या म्युनिसिपैलिटी कह लो, मे लेवी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स को टैक्स इंपोज कर सकते हैं एज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पे यहां पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, इसको ध्यान रखना है। सारी चीजें आपकी स्टेट लेजिस्लेचर से होगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर जाएगा उस पर आपकी पंचायत हो जाए या म्युनिसिपैलिटी हो जाए टैक्स ले सकती है। फंड्स फ्लो की बात करोगे सो ये फंड आपकी स्टेट के गवर्नमेंट से आती है, स्टेट ग्रांट्स इन एड। जैसे स्टेट को ग्रांट्स इन एड कौन देता है? सेंटर। वैसे ही लोकल बॉडीज को ग्रांट देता है आपका स्टेट। डिवोल्यूशन बेस्ड ऑन स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि जैसे डिवोल्यूशन होता है सेंटर स्टेट के बीच में, वो कौन करता है? आर्टिकल 280 करता है, फाइनेंस कमीशन कहता है। वही सेम चीज यहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, रिकमेंडेशन, उसके बेसिस पे डिवैल्यूएशन होता है कि स्टेट से अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कितना पैसा मिलेगा। देन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रेकमेंड्स डिवोल्यूएशन टू लोकल बॉडीज। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी करती है अंडर आर्टिकल 243 क्लॉज 3 BBC इंसर्टेड बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो ये कंफ्यूज नहीं होना अगर कुछ एक्सट्रीम ऑप्शन आ जाए कि क्या सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन होती है वो भी डिवोल्यूशन करती है, तो बिल्कुल करती है। ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के किसके लिए है? ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। आर्टिकल 243 ZA किसके लिए है? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए।
conducts election for both panchayati raj institution and urban local bodies. Then state finance commission, आर्टिकल 243I किसके लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। 243Y किसके लिए? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। यह बात करती है रिव्यूज फाइनेंशियल पोजीशन एवरी 5 ईयर। किसके द्वारा? कौन गठन करता है? गवर्नर। देन आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्लान, की जो भी स्टेट गवर्नमेंट से प्लान आ रही है उसको इंटीग्रेट करना है, पूरे पहुंचाना है आपको कहां तक? अर्बन लोकल बॉडीज तक। इसके लिए प्लान होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी। इस चार्ट को जरूर ध्यान रखना क्योंकि फाइनेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से और इलेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इज इट क्लियर? क्या ये स्लाइड क्लियर है? नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल अब हम लोग अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंसेस एंड चैलेंजेस का। आपके अर्बन लोकल बॉडीज कह लो या आप किसके बारे में बात कर लो, आप बात कर लो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो सिग्निफिकेंस अगर देखोगे कि पावर टू द पीपल, तो हां ये सही है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई है, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दी गई है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिला है, प्रमोट किया गया है ग्रासरूट डेमोक्रेसी, कि एक जो डेमोक्रेसी का टेस्ट है, डेमोक्रेसी मींस व्हाट? पावर डेराइव्ड बाय द पीपल। सो ये जो टेस्ट है, ये जो एसेंस है, ये जो फ्लेवर है, ये आपकी ग्रासरूट तक पहुंची है कि एक गांव में बैठा हुआ इंसान भी अब इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी वोटिंग राइट से, अपने लिए वो फैसला ले सकता है ग्राम सभा के हेल्प से, जहां पे सारे एडल्ट मेंबर्स हैं। इज इट क्लियर? सो ये है, ये ग्रासरूट डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल इंपावरमेंट टू द लोकल बॉडीज, पॉलिटिकल इंपावरमेंट to the local people, and especially to the women, SC, ST एंड OBC। क्योंकि अब गांव में देखोगे तो अभी भी वहां पे उनको उतनी ज्यादा इंपावरमेंट नहीं दी गई है। वुमेन को कह लो, SC को कह लो, ST को कह लो, OBC को कह लो। सो ये भी कर रहा, पॉलिटिकल इंपावरमेंट कर रहा, वुमेन को कर रहा, SC को कर रहा, ST को कर रहा, OBC को कर रहा। इज इट क्लियर? साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी तो उनको ही दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी बाय व्हाट? बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस और क्या होगी? फेडरल स्ट्रक्चर की बातें कर लें कि एक कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर अब देखने को मिल रहा। फेडरल स्ट्रक्चर मींस व्हाट? शेयरिंग ऑफ पावर। तो ये भी अब देखने को मिल रहा बिटवीन योर सेंटर, बिटवीन योर स्टेट एंड बिटवीन योर लोकल बॉडीज। सो ये सारी सिग्निफिकेंस है इनकी, आप एक एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, फेडरल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? बट एट द सेम टाइम अब अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, सो सबसे पहला होगा लिमिटेड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। लिमिटेड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू द अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अभी भी नहीं दी गई है। मेजर सेक्शन, मेजर टैक्स रिसोर्सेज अभी भी आपके स्टेट गवर्नमेंट रखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप एक टर्म सुने होंगे दैट इज पंचायत पति, कि देखा जाए तो खड़ा तो होती है वहां से वुमेन, जीतती वही है, वहां की पंचायत की हेड तो वही होती है, लेकिन देखोगे कि उनको कौन रन करता है? उनके हस्बैंड ही रन करते। यही कहते हैं पंचायत पति का कॉन्सेप्ट। दैट मींस अभी भी पॉलिटिकल इंपावरमेंट आपको 100% सक्सेसफुली देखने को नहीं मिल रही है। कि हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन को सीट दिया जा रहा है, वुमेन के लिए सीट 1/3 रिजर्व की गई है, लेकिन ये अभी भी ट्रू नहीं है। पंचायत पति का कॉन्सेप्ट देख लो आप। साथ ही साथ स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है हर एक चीज में, स्टेट इंटरफेरेंस टू द अर्बन लोकल बॉडीज एंड योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ वीक अकाउंटेबिलिटी है, वीक अकाउंटेबिलिटी, इररेगुलर एंड
डिले इन व्हाट, इन इलेक्शन। आप एक एग्जांपल ले लो ना, झारखंड की ले लो एग्जांपल। वहां पे 2021 जब कोरोना का समय था, वहां पे वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी 2025 चल रही है, अभी तक वहां पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं की गई है। सो ये क्या दिखा रहा है? इररेगुलर स्ट्रेंथ, और यू कह लो कि इररेगुलर एंड डिले इन वहां की पर्टिकुलर इलेक्शन को दिखा रहा। इज इट क्लियर? सो ये सारी क्या है? ये सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सिग्निफिकेंस भी है। सो ये एक बैलेंस अप्रोच आपको दिखा रहा है। ऐसे ही बैलेंस अप्रोच आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। सो उम्मीद करता हूं कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक बहुत अच्छा टॉपिक था आपके लिए, आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। अब आप इसके ऊपर अगर आपकी पेपर 1 में क्वेश्चन आ जाए, पेपर 2 में क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक चीज लिख सकते हो, कोई चीज आपकी बची नहीं होगी। ठीक है? सो साथ ही साथ ये तो हो गई हमारी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड बातें। अगर आप में से चाहते हो कि हमारी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना, कुछ अगर और बातें मैं बताऊं तो अगर फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि दिवाली ऑफर में ये अभी भी आपको 7,999 में मिल रहा। इतनी अफोर्डेबल रेट में आपको इजीली नहीं मिल सकता है, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टी जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। सो आप जल्दी से हमारी टीम से, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें लिखी होगी, वहां से हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर लेना, वो सारी आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्लासेस कैसे रन होगी, कौन कौन से मेंटोर है, कौन कौन से फैकल्टी है, आपकी काम वहीं पे हो जाएंगी। उसके बाद आप निश्चित रहें अगले 8 महीने तक हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपको जरूर आपके सपने तक पहुंचाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डिफरेंट एग्जाम। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस योद्धा सीरीज के अंदर कुछ और बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।